वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बायोमास को ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन जैसे डैश और डैश हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल और बायोडीजल। बायोमास को ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन जैसे इथेनॉल और बायोडीजल। अगला प्रश्न है, सौर कुकर अंदर से डैश रंग से लेपित होता है। तो दोस्तों सौर कुकर अंदर से काले रंग से लेपित होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत उपकरण में त्रुटि के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह बढ़ने लगे तो डैश सर्किट को तोड़ता है। तो दोस्तों यदि किसी विद्युत उपकरण में त्रुटि के कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगे तो फ्यूज सर्किट को तोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी का विभाजन इस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों आवर्त सारणी का विभाजन किया गया है धातुएं के रूप में, अधातुएं के रूप में तथा उपधातुएं के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो दोस्तों इसमें असंगत हो जाएगा प्लास्टिक कचरा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको डैश कहते हैं। तो दोस्तों जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवी जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो दोस्तों वह शाखा है जीव रसायन का शाखा। जीव रसायन जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवी जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, परितंत्र में मकड़ी की क्या श्रेणी होती है। तो दोस्तों परितंत्र में मकड़ी की श्रेणी होती है द्वितीयक उपभोक्ता में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ओजोन के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में कितने % शाखाएं हैं। तो दोस्तों राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में
43.3% शाखाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में चल रही एक महत्वाकांक्षी योजना सौर स्ट्रीट लाइट योजना का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, सौर स्ट्रीट लाइट योजना का लक्ष्य है गांव को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के खनिज संग्रह में कितने % की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के खनिज संग्रह में 172% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है अंजनी सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में फतुहा इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड परियोजना के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 में फतुहा इस्लामपुर शेखपुरा रेलखंड परियोजना के लिए 525 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार में ESIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। यह बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में बिहार में ESIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। यह बिहार के 22 जिलों में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में भारत का सबसे बड़ा IPO कौन रहा है? तो दोस्तों, 2021 में भारत का सबसे बड़ा IPO रहा है पेटीएम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हुरुन इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार 2021 में भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन है? तो दोस्तों, हुरुन इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार 2021 में भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी है SBI। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने 41 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, वह क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है हरभजन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने हेतु खुशहाली पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं के लिए समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने हेतु खुशहाली पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है। नवंबर 2019 में संपन्न दोस्ती अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो दोस्तों, दोस्ती अभ्यास में जो देश शामिल नहीं था वह था ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत, मालदीव तथा श्रीलंका दोस्ती अभ्यास में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किन देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था? तो दोस्तों, वह देश थे चीन एवं पाकिस्तान। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें चीन एवं पाकिस्तान देशों के
सुरक्षा सलाहकारों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भारत को किसके द्वारा की जा रही है? तो दोस्तों S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भारत को रूस देश के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का मंत्र दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी सर पी लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो दोस्तों वह राज्य था मैसूर। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर राज्यों में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। अगला प्रश्न है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान से स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे? तो दोस्तों वह दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी? तो दोस्तों बिहार के असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो दोस्तों बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो दोस्तों बिहार का वह स्थान था जीरादेई, जो कि गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी
अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर डैश स्थित है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर दक्षिण चीन सागर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक एशियाई देश नहीं है? तो दोस्तों इसमें एशियाई देश नहीं है, वह है मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद मुजफ्फरपुर से संबंधित है? तो दोस्तों वह कृषि उत्पाद है लीची, जो कि मुजफ्फरपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो दोस्तों बांग्लादेश से नहीं मिलती है, वह है मणिपुर की सीमा, जबकि मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है पुणे में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है? तो दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन है 73वां संशोधन, जो कि भारत में पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो दोस्तों बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद करती है लोक लेखा समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया था? तो दोस्तों भारतीय जनसंघ का गठन किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वह सभा है राज्यसभा, जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के 74वें संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों संविधान के 74वें संशोधन का संबंध है नगरपालिका निगम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? तो दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है भारत के राष्ट्रपति के सचिव को, जबकि भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक को होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल को होता है तथा सॉलिसिटर जनरल को होता है। अगला प्रश्न है कि संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो दोस्तों वह संशोधन था 42वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? तो दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू।